दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार दास और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेबर लॉ क्लास एंड अपडेट्स। आपके अपने इस चैनल लेबर लॉ क्लास एंड अपडेट्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएफ अपने प्रत्येक खाताधारक को 7 लाख रुपए तक का मुफ्त जीवन बीमा कवर देता है, जिसका नाम है ईडीएलआई। ईडीएलआई का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे ईडीएलआई होती क्या है, इसका प्रीमियम कौन जमा करता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसका कवरेज क्या है और इसे कब क्लेम किया जा सकता है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अब तक अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो बिना कोई वक्त जाया करे हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ईडीएलआई का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस और ये ईपीएफ के 3 स्कीमों में से एक स्कीम है। बाकी के 2 स्कीम आपको पता ही होंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। दोस्तों इसके थ्रू गवर्न होता है और 20-20 अमेंडमेंट होते आए हैं। पहला अमेंडमेंट 2016 में हुआ, उसके बाद दूसरा अमेंडमेंट 2018 में और तीसरा अमेंडमेंट 2020 में हुआ, जिसकी बाय द वे नोटिफिकेशन 28 अप्रैल 2021 को आई थी। यह एक तरह का ग्रुप इंश्योरेंस है। इसका मतलब ये है कि ईपीएफ अपने प्रत्येक खाताधारक जो कि करोड़ों में है उनका एक ग्रुप बनाया जाता है और उनको इन स्कीम के तहत कवर किया जाता है। दोस्तों अब हम देखेंगे इसका प्रीमियम कौन भरता है। घबराइए नहीं, इसका प्रीमियम आपने नहीं भरना, इसका प्रीमियम आपके बिहाफ पे आपका एम्प्लॉयर भरता है। इसका प्रीमियम जमा कितना होता है कि ईपीएफ वेजेस का 0.5% होता है। अगर मान ले उदाहरण के तौर पर अगर हम जानना चाहें, अगर आपकी बेसिक और डीए दोनों मिला के 10,000 रुपया है तो इसका 0.5% अगर हम कैलकुलेट करें तो 50 रुपये बनते हैं, यानी कि आपका प्रीमियम 50 रुपये आपके बिहाफ पे आपका एम्प्लॉयर जमा करता है। दोस्तों आपकी बेसिक और डीए अगर मिल के 50,000 से ज़्यादा भी है तो भी इसकी मैक्सिमम कैलकुलेशन 15,000 तक होती है, यानी कि इसकी कैपिंग होती है 15,000 रुपये तक। अगर हम देखें तो 15,000 का 0.5% 75 रुपये होते हैं, जो कि मैक्सिमम होता है और आपके बिहाफ पे आपका एम्प्लॉयर इसे जमा करता है। इंडिविजुअल बेसिस पे ये जमा नहीं होता है, क्योंकि ईपीएफ टोटल एम्प्लॉय का जो ईपीएफ वेजेज होता है हम उस पर कैलकुलेट करते हैं और ये एक बल्क में जमा होता है। इसका कवरेज टिल द डेथ होता है, यानी कि आप जब तक ईपीएफ के खाताधारक हैं, जब तक मेंबर की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये इसमें कवर्ड होता है। मेंबर का डेथ किसी भी कारण से हो सकता है, या तो वर्क रिलेटेड या नॉन वर्क रिलेटेड इलनेस कारण, किसी भी कारण से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम इसे इसका नॉमिनी जो होता है वो इसे क्लेम कर सकता है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ईडीएलआई से बेहतर सेवाएं देती हैं, वो इस कवरेज से एक्सक्लूडेड हैं, लेकिन ऐसी कंपनियां बहुत कम हैं। हम इसके कैलकुलेशन पार्ट को देखते हैं, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट पे बढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मेंबर की सर्विस पीरियड कितनी है और इसकी डेथ की डेट क्या है। अब डेट जो है वो 15 फरवरी 2020 से पहले है या 15 फरवरी 2020 के बाद की है। अगर 15 फरवरी 2020 से पहले की है तो उसकी कैलकुलेशन अलग होगी और 15 फरवरी 2020 के बाद में है तो उसकी कैलकुलेशन अलग होगी। कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन ये भी है कि ईडीएलआई का पैसा हमें तभी मिलता है जब मेंबर की सर्विस पीरियड 12 महीने से ज़्यादा यानी 1 साल से ज़्यादा हो जाती है और तभी हमें इसकी बेनिफिट मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि 12 महीने से कम की अगर सर्विस पीरियड होती है तो ये इसका जो अमाउंट होता है, इसकी जो बेनिफिट होती है वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 12 महीने से कम की सर्विस पीरियड अगर होती है तब भी मिलती है और 12 महीने से सर्विस पीरियड अगर ज़्यादा होती है तब भी हमें इसकी मिलती है, लेकिन 12 महीने से सर्विस पीरियड ज़्यादा अगर होती है तो हमें इसके ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलती है। तो हम इसका कैलकुलेशन जानते हैं। अगर आपका बेसिक प्लस डीए दोनों मिला के अगर 10,000 रुपये है, यानी आपका ईपीएफ वेज 10,000 रुपये है और आपकी मेंबर की सर्विस पीरियड यानी कि मेंबर की सर्विस पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है और मेंबर की डेथ 15 फरवरी 2020 से अगर पहले होती है तो इसकी कैलकुलेशन, इसकी गणना एक अलग तरीके से होगी। तो इसकी कैलकुलेशन की गणना हम जानते हैं। 30 जो ईपीएफ वेजेज आपकी होती है, मान लो आपकी ईपीएफ वेजेज बेसिक प्लस डीए मिला के 10,000 रुपया है और तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे।
जो कि 30 गुना होती है ईपीएफ वेजेस के, और 50% 12 महीने की जो एक एवरेज बैलेंस ईपीएफ बैलेंस होते हैं उसकी 50% हम उसमें जोड़ देते हैं। अगर मान लें कि आपका ईपीएफ वेजेस 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपये का 30% 3 लाख रुपये, और आपकी जो एवरेज बैलेंस ईपीएफ में जो एवरेज बैलेंस है, अगर मान के चलें हम कि ये 1 लाख रुपये है, तो 1 लाख रुपये का 50,000 रुपया हम अगर लेते थे, तो ये करीब 50,000, ये दोनों मिला के 3.5 लाख रुपये होती है, जो कि आपकी ईडीएलआई की कैलकुलेशन होती है। दोस्तों, पहले ईडीएलआई की सीमा 6 लाख रुपए तक की थी, और जो कि बढ़ा के 15 फरवरी 2020 के बाद में काफ़ी चेंजेज आए हैं, और ये बढ़ा के 7 लाख रुपए तक की हो गई है। ईडीएलआई की लिमिट जो कि पहले 6 लाख रुपए तक की थी, तो पहले हम 6 लाख रुपए तक की गणना समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईडीएलआई की मैक्सिमम कैपिंग 15,000 रुपये तक की होती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बेसिक प्लस डीए 15,000 रुपये है, तो इसका 30 गुना अगर हम निकालते हैं तो ये 4.5 लाख रुपये होता है। और 50% जो आपकी एवरेज पीएफ बैलेंस, पूरे साल के एवरेज पीएफ बैलेंस, अगर मान के चले हम कि किसकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 1.5 लाख तक की होती है, तो 1.5 लाख रुपये हम इसमें जोड़ने के बाद में 4.5 लाख प्लस 1.5 लाख मिला के टोटल 6 लाख रुपये तक की होती है। तो इसकी मैक्सिमम जो लिमिट थी पहले 6 लाख तक की थी, और ये 6 लाख रुपये की गणना हमने अभी समझी। अब हम देखते हैं कि ईपीएफ में मेंबर की अगर डेथ 15 फरवरी 2020 के बाद थी, क्योंकि 15 फरवरी 2020 के बाद में काफ़ी चेंजेज आए हैं, और इसकी कैलकुलेशन भी है 15 फरवरी 2020 के बाद में चेंज हो गए हैं। तो 15 फरवरी 2020 के बाद में इसकी गणना कुछ अलग तरीके से होगी, जो कि बढ़ा के 7 लाख रुपये तक की कर दी गई थी। तो अगर मान लीजिए ईपीएफ में आपकी बेसिक वेज 15,000 रुपये है, और तो हम इसकी गणना 35 से गुना करेंगे, यानी कि आपका 35 गुना, अगर हम 15,000 रुपये का 35 गुना अगर निकालें तो 5,25,000 रुपये होते हैं, और इसकी मैक्सिमम 50% जो आपकी ईपीएफ बैलेंस का 50% जो होता है वो पहले 1.5 लाख का था, और अब 1,75,000 रुपये कर दिया गया। तो 5,25,000 प्लस 1,75,000 रुपये अगर हम जोड़ते हैं, उनका सम करते हैं, तो 1 लाख तो टोटल 7 लाख रुपये होता है। परंतु आपका ईपीएफ वेज मान लो 10,000 रुपये है, तो हम इसकी गणना करेंगे 35 गुना में 10,000 रुपये, 3.5 लाख रुपये होते हैं। पीएफ में जो आपके पूरे 12 महीने का जो एवरेज बैलेंस होता है उसका 50% हम इसमें जोड़ते हैं। अगर मान लो कि 1 लाख रुपया आपकी एवरेज बैलेंस है, तो उसका 50% 50,000 रुपये, तो 3.5 लाख रुपये प्लस 50,000 रुपये अगर हम इसमें दोनों का सम करते हैं तो ये 4 लाख रुपये बैठता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ईडीएलआई आपकी ये रकम जो आपकी होती है वो 4 लाख रुपये तक की होती है। देखेंगे इसका क्लेम कौन कर सकता है। नो डाउट, अगर पीपीएफ मेंबर ने अपना नॉमिनी बना रखा है तो वो नॉमिनी ही इसका क्लेम कर सकता है। अगर ईपीएफ मेंबर ने अपना नॉमिनी नहीं बना रखा है तो इलीगल है, उस केस में नॉमिनी बन सकता है, लेकिन इसके लिए कोर्ट से सर्टिफिकेट लेनी होती है। अगर नॉमिनी माइनर है तो माइनर के केस में नॉमिनी के गार्जियन इसका क्लेम कर सकता है। इसका क्लेम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। अगर मेंबर ने अपना ई नॉमिनेशन कंप्लीट करा रखा है, ऑनलाइन के थ्रू अपना ई नॉमिनेशन करवा रखा है, तो यूएन पोर्टल पर हम जाएंगे और डेथ क्लेम बाय बेनिफिशियरी लिंक पे, और इसके तहत दिए हुए तमाम चीज़ों को भरने के बाद हम इसका क्लेम सुचारू रूप से पूरा कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को पूरा करने के लिए आपके पास पीडीएफ के रूप में कुछ चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, जैसे मेंबर का डेथ सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, और नॉमिनी का आईडी प्रूफ, और कुछ चीज़ें, तमाम चीज़ें जो होनी चाहिए वो आपके पास पीडीएफ के रूप में रहनी चाहिए, ताकि आप सुचारू रूप से इसका क्लेम जो है वो पूरा कर सकें। अगर ईपीएफ मेंबर ने अपना ई नॉमिनेशन फॉर्म कंप्लीट करा रखा है तो हम यूएन पोर्टल पे जाएंगे और सबसे नीचे डेथ क्लेम बाय बेनिफिशियरी लिंक पर क्लिक करेंगे, और उसके तहत दी गई हुई तमाम चीज़ें हमें भरनी होती हैं, जैसे
यूएन नंबर, मेंबर का यूएन नंबर की डेथ सर्टिफिकेट, नॉमिनी का आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, ये चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्म में रहनी पड़ेगी ताकि आप उसको समय से अपलोड कर सकें और समय से आपका काम पूरा हो सके। दोस्तों, एक चीज़ हमें जो जाननी है और एचआर वालों को भी ध्यान देनी पड़ेगी, इसके रीजन में अगर हम डेथ क्लेम करते हैं तो रीजन में सीसेशन बिल्कुल ना भरें। इस रीजन में डेथ इन सर्विस या डेथ अवे सर्विस ही भरें। अगर हम डेथ अगर नहीं भरते हैं या सीसेशन होता है तो मेंबर के डेथ क्लेम या ईडीएलआई की बेनिफिट हमें बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। तो ये ध्यान रखें, रीजन में सिर्फ डेथ इन सर्विस या डेथ अवे सर्विस ही भरना है। कि कभी कभी कुछ एचआर वाले इसमें गलतियां कर जाते हैं, जैसे कि अगर मेंबर बीमार चल रहा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, तो जब से वो मेंबर ड्यूटी पे नहीं आ रहा है, तो जिस दिन उसकी डेथ होगी उससे 15 दिन पहले अगर उसको लेफ्ट दिखा गया तो उस केस में मेंबर को के नॉमिनी को ईडीएलआई की कोई भी रकम नहीं मिलेगी, क्योंकि मेंबर को ईडीएलआई की रकम तभी मिलती है जब हम उस रीजन में डेथ इन सर्विस या डेथ अवे सर्विस भरते हैं। सिजेशन के केस में मेंबर के नॉमिनी को कुछ भी रकम, ईडीएलआई की कुछ भी रकम उसे प्राप्त नहीं हो पाती। कुछ और बातें जो आपको जाननी चाहिए, अपना यूएन नंबर अपने मेंबर में से किसी एक या दो को ज़रूर बता के रखें। यह एक तरह का, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक इंश्योरेंस है और दूसरे इंश्योरेंस की तरह ही इसकी पूरी इसकी सूचना अपने फैमिली मेम्बर को ज़रूर दें और ये उसकी एक फ़ाइल बना के रखें जिसमें आपके ई नॉमिनेशन की कंप्लीट डिटेल, आपका यूएन नंबर, आपका पासवर्ड, ये आपकी आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें एक जगह फ़ाइल में बना के रखें ताकि आपकी मृत्यु होने के बाद में आपके ईपीएफ के नॉमिनी को, ईपीएफ मेंबर के नॉमिनी को इसकी सूचना रहे और इसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए। दोस्तों, ईपीएफ का क्लेम हम ऑफलाइन ही भर सकते हैं। अगर उसके लिए हमें डेथ क्लेम कंपोजिट फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है और जिसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसे डाउनलोड करके उसे कंप्लीट फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके साथ कुछ पेपर्स लगने होते हैं। वो पेपर अगर हम लगा के उन्हें साइन करके और एम्प्लॉयर के साइन करा के, उनकी सील और मोहर साइन करा के अगर हम ये जमा कर देते हैं तो इसकी क्लेम की रकम जो होती है वो 30 दिनों के अंदर हमारे अकाउंट में आ जाती है। अगर आपने अपना फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन बिल्कुल पूरी तरह भरा हुआ है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि नहीं है, तो आपको इसका क्लेम 30 दिन के अंदर मिलेगा। अगर ये 30 दिन के अंदर ईपीएफ ने आपका क्लेम पास नहीं किया है तो ईपीएफ 12% की रेट से आपको इस पे इंटरेस्ट भी देंगे। अगर 30 दिन के बाद भी आपकी रकम आपके खाते में नहीं पहुंचती है तो आप इसका कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। ईपीएफओ के ग्रीवांस पोर्टल पर जाके इसका कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। आप एक आरटीआई भी लगा सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप अपनी एक आरटीआई लगा सकते हैं। और तीसरा जो कंप्लेन आप लॉन्च कर सकते हैं वो पीएम कंप्लेन पोर्टल पे दर्ज कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके पहले कंप्लेन जो ईपीएफओ कंप्लेन जो आपने दर्ज कराया कंप्लेंट पोर्टल पे, उसके तहत ही इसका निपटारा हो सकता है। बाकी के 2 कंप्लेंट पोर्टल को आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पड़ेगी भी नहीं। आपके पहले कंप्लेंट से ही आपका काम बन सकता है। आते जाते मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये ईडीएलआई के बारे में हर एक ईपीएफ मेंबर को पता होना चाहिए। सिर्फ ईपीएफ मेंबर को नहीं बल्कि इनके नॉमिनी को भी इनके बारे में पूरी तरह से पता होनी चाहिए। तो इसके तहत मुझे लगता है कि इसके तहत जो भी जानकारी मैंने आपको दी है, आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होंगी और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए आप जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। और उस